चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेटल फार्मिंग में, जिसका नाम है एक्सट्रूजन। ठीक है, तो मेटल फार्मिंग में हमने इससे पहले कुछ दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, उसमें हमने फोर्जिंग डिस्कस किया था और रोलिंग को डिस्कस कर चुके हैं। हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं, या हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग को भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट कम्स टू द एक्सट्रूजन। तो एक्सट्रूजन का यदि मैं बोलूँ कि इसको हम डिफाइन किससे करेंगे, तो एक्सट्रूजन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 1 मिनट। एक्सट्रूजन इस कैन बी डिफाइंड एज चलिए एक्सट्रूजन की अपन बात कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सट्रूजन। ठीक है, अच्छा एक्सट्रूजन होता क्या है इसको समझते हैं। तो एक्सट्रूजन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्सट्रूजन के का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। फिर हम समझेंगे कि एक्सट्रूजन का जो भी टाइप्स हैं वो समझेंगे, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आदित्य आप यहाँ आ गए। ठीक है, आपने गेट का फॉर्म भरा है बेटा? आदित्य, आदित्य सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? चलिए, तो एक्सट्रूजन की बात करें हम, तो एक्सट्रूजन is defined as the process, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी मेटल है, ठीक है, या कोई भी बिलेट है, उस बिलेट को हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, एक्सट्रूजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, तो आप यहाँ से लिखिए द प्रोसेस ऑफ पुशिंग the heated billet of metal through an orifice। ठीक है, orifice का मतलब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा हो तो इसमें समझ में आता है कि जो एक छोटा सा पैसेज है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पास करते हैं। थ्रू एन orifice provided into a die। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो कि आपका कोई सिंपल सा एक रेम है। रेम का मतलब कि आप एक प्लंजर लिया, ठीक है, जैसा हमारा इंजेक्शन टाइप का है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या कर दिया कि आपने बिलेट लिया। बिलेट का मतलब आपने यहाँ समझ लो कि आपने पहले मेटल को गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसको, उस बिलेट को, उस मोल्टेड को यहाँ पर डाल दिया, या फिर मे बी वो ऐसा है कि जिसको आप क्या कर सकते हो, पुश करके उसको शेप दे सकते हो। ठीक है, देन वी हियर, अब जिस भी शेप का आपको यहाँ पर बनाना है, अदर इट इज इन द शेप ऑफ द सर्कुलर, या फिर सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, जैसा ये सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, या फिर आप इसको रेक्टेंगुलर बार बनाना है तो इसको रेक्टेंगुलर शेप का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी शेप का होगा उस शेप का हम यहाँ पर क्या करते हैं, डाई लगा देते हैं। देन हम इसको इस तरफ से क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो देन आई गॉट दिस, हमको इस तरह का ये फाइनल ऑब्जेक्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो मैं भी इसको मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये भी मान लो सर्कुलर है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर, कुछ भी शेप का आप बनाना चाहें उस शेप का आप डाई लगा। ठीक है, तो ये जो पुश कर रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन बोलते हैं। क्लियर है, मतलब आप इसको, इस प्लंजर को इस तरह से क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। ठीक है, और इधर से आप इसको एक्सट्रूड कर रहे हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका एक्सट्रूजन है। क्लियर है, अब ये कौन से मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये लिखिए कि कॉमनली एक्सट्रूडेड मटेरियल्स आर, या जिनके लिए हम एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से मटेरियल्स हैं जिसके लिए कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम का यूज क्यों कर रहे हैं हम, या एल्यूमिनियम की एक्सट्रूजन प्रोसेस का क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि ये सॉफ्टर मटेरियल होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू आयरन की बात करें तो ये उससे कंपेरिजन में क्या है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी कम होता है। इसी तरह से हम बात करें कॉपर की, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि स्टील के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एंड लेड के केस में हम एक्सट्रूजन प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस की भी हम बात करें, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा। आगे हम बात करें कि कितने टाइप के एक्सट्रूजन होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन, तो टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन। फर्स्ट वी क्लासिफाइड हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। तो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग जिस तरह से था उसी तरह से कि हॉट वर्किंग में हम क्या बोलते हैं, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सॉरी अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इन केस ऑफ हॉट वर्किंग, और कोल्ड वर्किंग में क्या बोलते हैं हम, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब यदि मैं हॉट वर्किंग की बात करूं तो हॉट वर्किंग या हॉट एक्सट्रूजन को आप अगेन क्लासिफाइड कर सकते हो, इट इज अगेन क्लासिफाइड इनटू फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कुछ इस टाइम में, ठीक है। पहले आप अभी इसका क्लासिफिकेशन देखो, फिर अपन इसको फटाफट समझते हैं, ठीक है। एंड अगेन मैं यदि बात करूँ कोल्ड एक्सट्रूजन की, तो कोल्ड एक्सट्रूजन को अगेन आप क्लासिफाई कर सकते हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सट्रूजन में। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में क्या कौन सा आ जाएगा, तो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में आपका आ जाएगा हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। एंड हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से बैकवर्ड एक्सट्रूजन इज अगेन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। तो एक होता है हमारा कोल्ड एक्सट्रूजन, या जिसको आप जिंक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोल्डिंग में कोई कोल्ड एक्सट्रूजन जिसको फोर्जिंग भी बोल सकते हैं। बस इसमें जो चेंज है बैकवर्ड एक्सट्रूजन में, और एक होता है मेरा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, ठीक है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसको समझते हैं। कोल्ड एक्सट्रूजन किस केस में यूज किया जाता है, तो ये समझ लो कि इट इज यूज फॉर थिक सेक्शंस, ठीक है। ये थिक सेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। यदि आपका कोई थिक सेक्शन को आपको एक्सट्रूड करना हो, बस उसका जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की बात करूँ तो इट इज गोइंग टू बी यूज फॉर थीन वॉल कोलैप्सिबल, कोलैप्सिबल ट्यूब जैसे हमारा टूथपेस्ट होता है, ठीक है। कोलैप्सिबल ट्यूब जो बनाई जाती है वो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनती है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड का मतलब आपने समझा कि जिस डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी डायग्राम जो बनाया था, जैसे मैंने प्लेट से अपने यहाँ पर क्या किया है, बिलेट फिल किया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डाई लगा हुआ है। इस डाई से जब ये पास होता है, ठीक है, तो ये कुछ इस शेप का अपने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ठीक है, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी किधर मिल रहा है, इसी डायरेक्शन में आपको इधर मिल रहा है, ठीक है। तो देन वी कैन से दिस इज माय फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है। अब मैं यदि बैक एक्सट्रूजन करूँ तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन चेंज क्या है कि आप फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन
जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट है वो आपको फिक्स आइटम देता है। ठीक है, कैसे होता है ये समझते हैं। तो लेट्स से कि ये आपका कोई प्लंजर है और उस प्लंजर में ही क्या है, डाई है, और इधर आपका क्या है, बिलेट फील्ड है। ठीक है, अब आप जब इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, देन जो प्रोडक्ट है, जो अभी आप फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और आपको जो प्रोडक्ट है, तो जो आउटपुट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, देन यू कैन सी दिस इज माय बैकवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान की हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि इसमें जो भी मटेरियल है, ठीक है, और इसमें जो भी मटेरियल है, इसमें क्या हो रहा है, केवल इसी डायरेक्शन में यहाँ पर इसमें ही केवल फोर्स आपका लग रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, फोर्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, बैकवर्ड में क्या लगता है, आपको कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब कि आपको जो भी पावर इनपुट देना पड़ेगा उस प्रेस को या प्लंजर को फोर्स करने के लिए, वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर है। इसी तरह से हम यदि बात करें कि मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन की बात करता हूँ, तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन में भी आपका जो है ऑब्जेक्ट कुछ इसी तरह का है, मतलब आपका जो सिस्टम है उसी तरह का है, लेकिन आपने क्या कर दिया कि इन दोनों के बीच में जो भी आपका बिलेट है, बिलेट से कि ये मेरा बिलेट है, और इस बिलेट के बीच में आपने क्या कर दिया, एक कोई लिक्विड या लिक्विड फील कर दिया। ठीक है, तो आप यदि देखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्लंजर है, ठीक है, ये या रेन है, इससे इस बिलेट का कोई डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है। तो ड्यू टू दिस यहाँ पर जो फोर्सेस है उसमें क्या होता है, रिडक्शन आ जाता है, मतलब फोर्स जो लग रहे हैं वो फोर्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये कौन सी केस की बात कर रहा हूँ, जब आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कोई भी हाइड्रोस्टेटिक लिक्विड क्या कर दिया, फील कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्लंजर है, ठीक है, ये वाला आपका प्लंजर, और जो बिलेट, ये आपका बिलेट, इन दोनों में कोई भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई द फोर्सेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स क्या लगता है, कम। तो फोर्स जब कम लग रहा है, इट मींस क्या कि, अच्छा इसका नाम क्या है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी लिक्विड फिल कर दिया है, इसलिए मैं इसको हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन बोलते हैं। एंड एज कंपेयर टू फॉरवर्ड समझ क्या लगता है, कम लगता है, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। अच्छा, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन भी समझ कि आप क्या करते हैं उसमें, कि लेट्स से कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अपने जिस भी ऑब्जेक्ट का, मतलब जिसका भी आपको क्या करना है, एक्सट्रूजन वाली ट्यूब बनानी है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया कि उसमें उसका लिक्विड फॉर्म इसमें फील कर दिया, से यहाँ पर इसमें आपने कुछ लिक्विड जिसका भी आपको फ्लेक्सिबल ट्यूब बनानी है, ठीक है, और उसमें फील कर दिया था, एक प्लंजर लिया, जैसे आप मान लो कि आपने कोई ब्लॉक ले लिया, जिस भी शेप का आपको बनाना है, तो मैं इसको सर्कुलर ऐसे कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, इस ब्लॉक को क्या कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया, मतलब सीधा डाल दिया। तो जैसे ही आप इस पर क्या करेंगे, एकदम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट जाएगा। तो जब वो इस तरह से इंसर्ट होता है, तो ये जो मटेरियल है वो कहाँ चले जाएगा, वो इधर कहीं फील हो जाएगा,
इधर कहीं अपने को दिखे, तो यहाँ पर इस शेप में वो गेन कर देगा, मतलब अल्टीमेटली क्या बन गए, ट्यूब के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस एक्सट्रूजन को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें, आगे समझेंगे कि भाई इस कौन सा एक्सट्रूजन अच्छा है, क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए कुछ मैं पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस करूँगा, और उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे डिफरेंस को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं उनको समझते हैं पहले। ठीक है, सॉरी, स्टेनलेस स्टील निकेल बेस अलॉयज आर डिफिकल्ट टू, या स्टेनलेस स्टील की बात करें, निकेल बेस कोई मेरा अलॉय है, तो इसको एक्सट्रूड करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट हो जाता है तो क्या करना है, और उसको डिफिकल्ट हो गया यदि तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो करना होगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसमें फास्फोरस ऐड कर देते हैं, उसमें फास्फोरस एक्सट्रूजन पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग इज उसमें जो भी उसका लोड है, ठीक है, अच्छा, जो दूसरी चीज हमने यहाँ पर समझा कि बैकवर्ड एक्सट्रूजन में फोर्स कम लगता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि अराउंड 25 to 30%, ठीक है, 25 से 30% in maximum load in backward एक्सट्रूजन। ठीक है, लगभग इतना फोर्स हमको कम लगता है एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। ठीक है, अगला पॉइंट आप याद रखें कि हाइड्रोस्टेटिक एक्स के बीच में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका बिलेट है और सॉरी बिलेट, हाँ बिलेट और वर्कपीस मतलब फाइनल बन रहा है उसकी बात करें, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में, तो ये याद रखिए, कोलेप्सिबल ट्यूब्स कैन बी extruded by impact एक्सट्रूजन। ठीक है, मतलब इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हम कोलेप्सिबल ट्यूब्स बनाते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ न्यूमेरिकल टर्म्स पर बात करें कि भाई इसमें जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे। तो यहाँ से हो सकता है आपको रेनिंग फोर्स या एक्सट्रूजन फोर्स पूछे। ठीक है, कितना एक्सट्रूजन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उसको समझने से पहले आप सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि फर्स्ट फॉर्मूले के लिए बात करूंगा जिस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आए हैं। तो ड्राइंग स्ट्रेस, तो ड्राइंग स्ट्रेस की बात करूं तो इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा डी, या सिग्मा डी से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, दैट इज K1 नेचुरल लॉग ऑफ आर। पहले ये आर क्या है ये समझते हैं, तो इट इज माय एक्सट्रूजन रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है, एक्सट्रूजन रेशियो होता है। ठीक है, और ये एक्सट्रूजन रेशियो की मैं यदि बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन रेशियो इज नथिंग बट इनिशियल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन, तो आप बोल सकते हैं ए आई बाय ए रेशियो। ठीक है, इसी तरह से इस आर की वैल्यू को उठाकर यदि आप यहाँ पर पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्राइंग स्ट्रेस। अच्छा, केवल की यदि मैं बात करूँ तो ये आपको एक्सट्रूजन कांस्टेंट के फॉर्म में कई बार गिवन होगा, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपको ड्राइंग स्ट्रेसेस दी हो, ठीक है, या स्ट्रेसेस केवल गिवन हो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो आप वहां से ड्राइंग स्ट्रेस पहले कैलकुलेट करेंगे, देन वी गो फॉर द फोर्सेस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सट्रूजन स्ट्रेन की, इसमें स्ट्रेन कितना डेवलप होगा। तो एक्सट्रूजन स्ट्रेन की मैं बात करूं, इट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय ई। तो स्ट्रेन ऑब्वियस है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमारा चेंज इन लेंथ क्या हो जाता है, एल एफ
माइनस एल आई, मतलब चेंज इन लेंथ ही आ गया ये, बाय एल आई। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका एक्सट्रूजन स्ट्रेन निकल जाएगा। एंड यदि आपको इसी में ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए बोले हो, तो ट्रू स्ट्रेन जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई। ठीक है, तो यहाँ से आप उसका एक्सट्रूजन ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कम्स टू रेन फोर्स कितना लग रहा है उसको समझे यदि, तो हम सिग्मा डी इंटू सिग्मा डी कौन सा, ये वाला ड्राइंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला था, ये तीसरा और ये चौथा और ये फिफ्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5/4 इनिशियल, तो आप सीधा एरिया बात कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डी आई का स्क्वायर माइनस डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा फोर्स। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज एक्सट्रूजन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोट करने की है, उसको ध्यान रखिएगा, दैट इज के ए आई नेचुरल लॉग ऑफ आर। अब ये आपको डायरेक्टली ड्राइंग स्ट्रेस या एक्सट्रूजन स्ट्रेस कांस्टेंट आपको देके रखे, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट उठा के पुट किया, के क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रूजन कांस्टेंट हो जाएगा ए आई, कौन सा ए आई मतलब इनिशियल एरिया लेंगे। तो जब भी आपको एक्सट्रूजन फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप हमेशा और हमेशा कौन सा एरिया लेंगे, इनिशियल एरिया, क्योंकि आप इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। ठीक है, फाइनल तो आपका एरिया आ ही जाता है। ठीक है, तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं किसके रिस्पेक्ट किस पे लगते हैं, इनिशियल एरिया पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि आगे मैं ड्राइंग स्ट्रेस की बात करूंगा या ड्राइंग फोर्स की बात करूंगा, तो वहां पर मैं एफ लूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा फाइनल क्या होता है ड्राइंग होता है, इसलिए मैं वहां पर एफ लूंगा। यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, इनिशियल एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो एरिया है दिस एरिया इज ए आई। ठीक है, चलिए तो एक चीज और इसमें आगे समझे अभी, तो ये आई थिंक आपको ये फार्मूले जो है 6 फार्मूले, इन पूरे फार्मूले से आपका एक्सक्लूजन का क्वेश्चन सॉल्व, ये आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चंस भी बनने के चांसेस हैं। ठीक है, आगे बात करें तो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्सक्लूजन डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बिलेट मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है, बिलेट मटेरियल पर। एंड एक्सक्लूजन रेशियो फ्रिक्शन, तो बिलेट किस किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ वो समझ लो। तो बिलेट मटेरियल पे डिपेंड करता है कि भाई जो हम जिस भी मटेरियल को बना रहे हैं उसका बिलेट पहले बनाते हैं, तो बिलेट का मटेरियल कौन सा है। एक्सट्रूजन का रेशियो मतलब आर पे डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड चेंबर एंड डाई सरफेस एंड, ठीक है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी काउंटेबल होगा। एंड प्रोसेस वेरिएबल सच एज टेम्परेचर ऑफ द बिलेट, कि भाई जो भी हमने बिलेट लिया है उसका टेम्परेचर क्या है, उस पर भी उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। एंड स्पीड ऑफ द एक्सट्रूजन, कितनी जल्दी हम उसको पुश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस ये की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि जो भी हम एक्सट्रूजन प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका स्ट्रेंथ इन सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। नाउ वी कम्स टू द एक्सट्रूजन डिफेक्ट्स। ठीक है, एक्सट्रूजन में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनको यदि हम समझें तो एक एक करके हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि उसमें सरफेस क्रैकिंग एंड टियरिंग, ठीक है, तो क्यों होता है ये समझ लेते हैं। इफ एक्सट्रूजन टेम्परेचर फ्रिक्शन एंड स्पीड, ठीक है, मान लो यदि मेरा क्या है एक्सट्रूजन का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो एक्सट्रूजन टेम्परेचर या इनके बीच का जो भी फ्रिक्शन है किसके बीच का, बिलेट्स और
प्लंजर के बीच में या रैम के बीच में, और स्पीड, किसका स्पीड, प्लंजर का स्पीड इज टू हाई, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो उस केस में क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर राइज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एकदम बढ़ जाता है। एंड दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन causes surface cracking, जिनकी वजह से सरफेस क्रैकिंग एंड टियरिंग, ठीक है। दूसरे डिफेक्ट की बात करें हम तो, ठीक है, मतलब आए फिर चलेंगे, आए फिर चलेंगे, तो उसमें कुछ अनइवन सरफेस बन गया, ठीक है। तो पीरियडिकल या पीरियडिक सर्कमफेरेंशियल क्रैक्स, पीरियडिक circumferential cracks on the surface, on the surface known as बॉम्बू क्रैक्स या बॉम्बू डिफेक्ट, ठीक है। जिस तरह का बॉम्बू है उस तरह के उसमें डिफेक्ट्स बन जाते हैं, कुछ हुए फिर चले गए, उस तरह का, ठीक है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज पाइप डिफेक्ट, या जिसको हम फिश टेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। पाइप डिफेक्ट या इसी को आप फिश टेलिंग भी बोलते हैं। ये क्यों होता है, द अनयूजुअल टाइप ऑफ द मेटल फ्लो, इसमें जो हम पुश कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो अनयूजुअल टाइप ऑफ द मेटल फ्लो, unusual type of the metal flow pattern tends to draw surface impurity, अब किसकी तरफ होती है, तो यहाँ पर इस पाइपिंग का मतलब समझ में आता है किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। impurities toward the center of billet, the center called pipe डिफेक्ट, या इसी को आप फिश टेलिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि अनयूजुअल टाइप सेंटर में क्या आता है, एक अनइवन टाइप की इम्प्योरिटी जो है, वो इम्प्योरिटी सेंटर की तरफ जाकर इकट्ठी होने लगती है, उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट, ठीक है। अब कुछ द लास्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इंटरनल क्रैकिंग, तो किस वजह से आती है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखिए इंटरनल क्रैकिंग, ठीक है। अब क्यों हो रहा है ये समझते हैं। द वेरियसली कॉल्ड सेंटर क्रैकिंग, सेंटर बस या शेवरॉन क्रैकिंग, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल क्रैकिंग्स होते हैं। द टेंडेंसी ऑफ सेंटर क्रैकिंग प्रोडक्ट कैन डेवलप क्रैक्स, किसकी वजह से, सेंटर क्रैकिंग ड्यू टू सेंटर बस, या द टेंडेंसी ऑफ सेंटर क्रैकिंग, द टेंडेंसी किस वजह से होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ डाई एंगल, ठीक है। मतलब अपन डाई, ठीक है, तो क्यों बढ़ते हैं, इंक्रीजेस विथ
इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑफ डाई एंगल। दूसरी बात, increases with increasing amount of impurities with increasing amount of impurities। ठीक है। थर्ड थिंग इज decreases with increasing friction। अब ये घट रहा है, decreases कब घट रहा है, with increasing friction। ठीक है। तो जब ये फ्रिक्शन बढ़ता है तब इसकी वजह से वो क्या होते हैं, डिक्रीज होता है। ठीक है। चलिए, उसी में हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम समझते हैं कि भाई जो भी मेरे एक्सक्लूजन रेशियो है या जो भी मेरे पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट या फोर्सेस कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं। ठीक है। The question is, a cylindrical billet of 40 mm diameter and 100 mm length। ठीक है, मतलब उसका डायमीटर इनिशियली कितना है 40 mm एंड 100 mm उसका क्या है, लेंथ है, is reduced by backward extrusion। ठीक है, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड extrusion to a 15 mm डायमीटर। ठीक है, मतलब इतने mm के डायमीटर में उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो ये मेरा इनिशियल डायमीटर हो गया, ये मेरा फाइनल डायमीटर हो गया। ठीक है। इफ द जॉनसन्स इक्वेशन, मतलब यहाँ पर उसने जॉनसन्स इक्वेशंस के अपने कुछ फॉर्मूले दे दिया है। ठीक है। अच्छा, उसमें ड्राइंग स्ट्रेस यदि जॉनसन्स इक्वेशन की बात करें तो उसमें जो ड्राइंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये समझ लो। तो दैट इज सिग्मा 0 a प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ आर। ठीक है। जब आपको ये कोफिशिएंट गिवन होंगे तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अदरवाइज इस फॉर्मूले का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा 0 a प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ आर। ठीक है। तो वो उसके जॉनसन इक्वेशन, तो ए दिया है अपने को 0.8 और बी दिया है अपने को 1.5 एंड स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल। स्ट्रेंथ कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल मतलब सिग्मा 0 कितना देके रखा है, दैट इज 750 मेगा पास्कल एंड स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट एन कितना देके रखा है 0.15। तो डिटरमाइन एक्सट्रूजन रेशियो एंड रेनफोर्स। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, एक्सट्रूजन रेशियो निकालना है और रेनफोर्स निकालना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो निकालना क्या है, एक्सट्रूजन रेशियो निकालना है, दूसरी चीज निकालना है रेन फोर्स। ठीक है, तो रेन फोर्स क्या होता है, एक्सट्रूजन रेशियो क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए, तो मैं यदि बात करूं तो फोर्स निकालना है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें जो नहीं पूछी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ट्रू स्ट्रेन निकालना हो या स्ट्रेन निकालना हो तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना डायमीटर लेंथ इतना था, इतने डायमीटर में चेंज किया, तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइनल डायमीटर फाइनल लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा डी आई का स्क्वायर इंटू एल आई इक्वल टू इंटू एल बाय 2 डी स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम इक्वल टू ये वॉल्यूम। डी आई कितना है 40 का स्क्वायर, कितना है 100, डी एफ 15 का स्क्वायर इंटू एल एफ। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है दैट इज 711.11। ठीक, मेरा आ गया फाइनल लेंथ
अब मैं यदि यहाँ से चाहूँ तो मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूँ। तो स्ट्रेन क्या होता है मेरा, एल एफ माइनस एल आई बाय एल आई। तो एल एफ कितना है मेरा 711.11 माइनस एल आई कितना है 100 बाय एल आई कितना है 100। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कि मेरा ये ट्रू स्ट्रेन आ गया। ठीक है, अब मुझे यदि ट्रू कैलकुलेट करना हो तो ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई कितना है मेरा 6.11। ओके, तो यहाँ से मेरा ट्रू स्ट्रेन की जो वैल्यू आएगी दैट इज, इसको सीखे कैलकुलेट करिएगा आप। आगे बात करते हैं हम एक्सट्रूजन रेशियो की। तो एक्सट्रूजन रेशियो जो है, एक्सट्रूजन रेशियो जो है इसका फॉर्मूला क्या था, ए आई बाय ए एफ। तो सीधा ये लिख सकते हैं अपन कि डी आई का स्क्वायर बाय डी एफ का स्क्वायर। डी आई कितना है 40 का स्क्वायर, डी एफ कितना है 15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देन आई एम गेटिंग दिस 7.11 भी निकाल सकते हैं। तो जो अभी जो देखा उससे निकाल सकते हैं ड्राइंग स्ट्रेस। तो ड्राइंग स्ट्रेस क्या देखा, सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा जीरो दैट इज ए प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ आर। ठीक है, सिग्मा जीरो कितना था 750, 750 ए कितना है 0.8, बी कितना है 1.5, नेचुरल लॉग ऑफ आर, आर कितना है 7.11। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट दिस आंसर, दिस इज 2806.86 मेगा पास्कल। इसी तरह से आप रेन फोर्स निकालिए यदि, तो रेन फोर्स का फॉर्मूला क्या देखा था हमने कि सिग्मा डी कौन सा, ये वाला, इनटू फोर्स है तो पाई बाय 4 डी आई का स्क्वायर माइनस डी एफ का स्क्वायर। तो सिग्मा डी की वैल्यू उठा के ये रख देंगे, डी आई का, डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 40 mm, डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 mm। तो जब इन सबको आप कैलकुलेट करते आपको मिलता है 3.03 मेगा न्यूटन। ठीक है, चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये फॉर्मूला जो ये आंसर है वो आ रहा है या नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है वायर ड्राइंग। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं और पूछे जाते हैं। तो वायर ड्राइंग क्या होता है उसको समझते हैं पहले। तो वायर ड्राइंग को समझने से पहले आप जो डायग्राम है वायर ड्राइंग का ये ड्रॉ करें, देन वी गो फॉर दी, और जो गेट में प्रीवियस ईयर में आए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम डाई एज यूजुअल जो है वो डाई हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका पैसेज जहाँ से हमारा पूरा बिलेट इसके अंदर जाएगा।
ये एक सर्कुलर शेप का, और ये जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड अल्फा, और इसी एंगल को आप डाई एंगल या सेमी डाई एंगल भी बोलते हैं। तो अल्फा इज कॉल्ड सेमी डाई एंगल। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बेल, और ये जो पोर्शन है इधर, इस पोर्शन को बोला जाता है अप्रोच, और जो है इस वाले पोर्शन को पूरा बोला जाता है जो हॉरिजॉन्टल एकदम डाई लैंड। ठीक है, चलिए तो अब वायर ड्राइंग का मतलब क्या है। तो वायर ड्राइंग की यदि मैं बात करूं तो वायर का मतलब समझ में आता है, वायर एक कैसा, एक सर्कुलर शेप का, ठीक है, और ये जो है आपका रिलीफ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ एंगल गिवन होता है। ठीक है, section billet is reduced in diameter and increase in length by pulling through a conical die of semi die angle या semi angle। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायर ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप यदि उसको लिखना चाहें तो पहले डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये बेल था, BELL। ठीक है, ये आपका एक्सट्रूडेड पार्ट हो गया, मतलब एक वायर था, उस वायर के क्रॉस सेक्शन को हमने डाई से जब पास किया तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, तो रिड्यूस हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, फिर इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लेंगे। आगे बात करें तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन billet is reduced in diameter and increase in length। ठीक है, एक चीज नोट करने की है कि रिड्यूस इन डायमीटर, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, बाय पुलिंग, देखो यहाँ पर पुल करते हैं लेकिन एक्सट्रूजन में हमने पुल नहीं किया था, हमने इसको पुश किया था। ठीक है, बाय पुलिंग थ्रू, बाय पुलिंग थ्रू a conical die of conical die of semi angle। ठीक है, मतलब सेमी डाई एंगल जो भी बोला था, सेमी डाई एंगल से जब हम उसको पास करते हैं, कोनिकल सेमी डाई एंगल। ठीक है, आगे बात करें तो बाय इंक्रीज एंगल द कांटेक्ट लेंथ बिटवीन मटेरियल एंड डाई डिक्रीजेस। ऑब्वियस है कि एक को यदि हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, तो डाई एंगल है वो यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है कांटेक्ट लेंथ मटेरियल और डाई के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है। बाय इंक्रीजिंग द semi die angle, the contact length between the material and die decreases। ठीक है, तो क्या होता है, घट जाता है। दिस डिक्रीज द फ्रिक्शन एंड हेंस ड्राइंग फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, ऑब्वियस है यदि उनके बीच का जो कांटेक्ट है वो घट रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बढ़ा दिया है बहुत ही कम कर दिया। ठीक है, दिस decreases the friction बढ़ गया, and hence drawing force, and hence drawing
फोर्स डिक्रीजेस। आगे बात करें, यदि when the semi die angle increase beyond a certain limit, the dead metal zone start forming with the metal flow region। ठीक है, मतलब एक यदि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एक डेड जोन बन जाता है, मतलब वहां पर से मटेरियल आगे पुश होता ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी हम उसको नहीं बढ़ाते। ठीक है, तो कुछ एक सर्टेन लिमिट फिक्स किया जाता है, अराउंड 16 डिग्री से भी उसको लगभग कम रखा जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये जो था पूरा मेरा थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम यदि बात करें जहां से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो सबसे पहला ये फॉर्मूला हम इसमें देखें। फर्स्ट थिंग इज परसेंटेज रिडक्शन। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। तो परसेंटेज रिडक्शन ऑब्वियस है, आपको जनरलाइज यदि बात करें तो हम किसी का परसेंटेज कम की बात करें मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल बाय, इसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है इनिशियल के इनटू 100। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका परसेंटेज रिडक्शन निकल जाएगा। इसी तरह से जैसे ड्राफ्ट इस केस में हमने रोलिंग के केस में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर ड्राफ्ट होता है, दैट इज डी आई, तो जो भी आपको लिखना हो बाय माइनस डी आर, इनिशियल डायमीटर और फाइनल डायमीटर में जो चेंज आया वो। ठीक है, इसी तरह से आप यदि यहाँ पर ट्रू स्ट्रेन निकालना चाहते हैं, कोई फॉर्मूला हो जाएगा जो हम देखते आ रहे हैं, सोम में भी देखा था, आप ये देख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए आई बाय डी आर। ठीक है, इसी तरह से हम यदि यहाँ पर ट्रू, दूसरा फॉर्मूला दूसरा आपको ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज सिग्मा एवरेज इक्वल टू वाई एफ इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, या तो ये लिखो, या फिर ये जो वाई एफ है, वाई एफ को आप ये भी लिख सकते हो के इंटू एप्सिलॉन एन अपॉन 1 प्लस एन। ठीक है, यहाँ से आपका ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज कॉन्टेक्ट लेंथ। ये बात का क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से, उसको मैं एल सी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये होता है मेरा डी आई या डी ओ, डी आई लिखा था, डी आई माइनस डी एफ डिवाइडेड बाय 2 साइन। ठीक है, तो ये कोई आर आई माइनस आर एफ भी लिखो तो भी सही है, या डी आई माइनस डी एफ बाई 2 लिखो तो भी सही है, इंटू साइन अल्फा। अल्फा क्या है आपका, सेमी डाई एंगल है। इसी तरह से हम यदि ड्राइंग फोर्स की बात करें, तो ड्राइंग फोर्स, तो अब यहाँ पर नोट करिएगा कि जब मैंने इससे पहले एक्सट्रूजन फोर्स की बात की थी तो वहां पर कुछ और बोला था, यहाँ पर कुछ और बात करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिग्मा एवरेज इंटू ए एफ। ठीक है, यहाँ पर होता है कौन सा, फाइनल एरिया। यदि मैं एक्सट्रूजन की बात करूंगा तो वहां पर इनिशियल एरिया हो जाएगा, ए एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए एफ। क्लियर है? इसी तरह से लास्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पावर। पावर की यदि मैं बात करूं तो पावर को यदि मैं P से डिनोट करता हूं, तो फोर्स, कौन सा फोर्स, ड्राइंग फोर्स इंटू स्पीड ऑफ ड्राइंग। ठीक है, कितनी स्पीड से आप उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आगे इसी में पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड फिर हम आगे बात करेंगे सीट मेटल ऑपरेशंस की। तो ये क्या है ये समझ लेते हैं। क्या है, इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन, इन अ वायर ड्राइंग ऑपरेशन
डायामीटर ऑफ शीट वायर, ठीक है ना, डायामीटर ऑफ वायर, सर्कुलर वायर होना चाहिए, डायामीटर ऑफ वायर is reduced from 10 mm to 8 mm. The mean flow stress, the mean flow stress of the material the ideal force required for drawing the ideal force कितना लगेगा वो निकालना है, force required for drawing, क्वेश्चन आया हुआ ये, ड्राइंग ऑपरेशन कितना होगा ये निकालना है, इफ आई इग्नोर दी फ्रिक्शन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करें तो बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बनेगा कि वो सिग्मा एवरेज, तो यहाँ पर हमको एवरेज ही गिवन है तो कोई इशू ही नहीं, क्योंकि मीन फ्लो स्ट्रेस बोला है कितना है 400 मेगापास्कल इनटू एएफ, ठीक है। एएफ कब लेते हैं हम ड्राइंग के केस में, एआई कब लेते हैं हम एक्सट्रूजन के केस में, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एआई बाय एएफ, ठीक है। तो सिग्मा एवरेज कितना हो गया आपका 400, और एएफ की बात करें तो एएफ क्या हो जाएगा 5/4, डी स्क्वायर, डी कितना है फाइनल वाला कितना है 8 10 बाय एएफ कितना है। तो जब यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं देन यू गॉट द आंसर इज 8973 न्यूटन, या इसी को आप लिख सकते हैं 8.973 किलो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, तो ये भी यदि आपको यहाँ से स्पीड गिवन होता तो आप यहाँ से पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यदि आपको यहाँ पर डाई एंगल गिवन होता तो कांटेक्ट लेंथ निकाल सकते थे आप, ठीक है। ट्रू स्ट्रेन तो यहाँ भी निकाला जा सकता है, ट्रू स्ट्रेन क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एआई बाय एएफ, तो वही बी बाय 8 का स्क्वायर, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ग्राफ क्या हो जाएगा डी आई माइनस डी एफ, तो डी आई कितना है 10 माइनस 8 मतलब 2 mm हो जाएगा। परसेंटेज रिडक्शन की बात करें तो परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा ए आई माइनस ए एफ बाय पी आई, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर इनटू 100। तो यहाँ से आप क्या करेंगे परसेंटेज रिडक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द वायर ड्राइंग, और यदि आप इसके क्वेश्चंस और लगाते हैं